गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 5वां पंचायती राज और यह उसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं। इसके पहले के अध्याय में हमने ग्राम पंचायत की रचना, सरपंच, ग्राम सभा के सदस्यों की योग्यता, इनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय में चर्चा कर रहे हैं हरदास गांव की ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की भूमिका, ग्राम पंचायत के कार्य, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत, ग्राम पंचायत की समितियां, हरदास गांव की ग्राम सभा में समस्या सुलझाना और पंचायत के 3 स्तर, इन मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं हरदास गांव की ग्राम सभा। जिस दिन गांव की ग्राम सभा थी तो ग्राम सभा की बैठक की शुरुआत में सरपंच और पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च के बारे में चर्चा की और उसका उन्होंने ब्यौरा भी दिया और कहा गया कि सड़क गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। इसके बाद पानी की कमी पर भी वहां चर्चा होने लगी थी और गांव में रहने वाले तिजिया नामक व्यक्ति ने बोलना शुरू कर दिया और बताने लगे, हरदास गांव में पानी की कमी की समस्या बहुत बढ़ गई है। हैंडपंपों का पानी जमीन में बहुत नीचे चला गया है। मुश्किल से हैंडपंप में थोड़ा बहुत पानी आता है। औरतों को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी से पानी लाने जाना पड़ता है। फिर उस पर एक सदस्य ने चर्चा या सुझाव दिया है कि सुरू नदी का पानी पाइप से लाकर गांव में एक बड़ी सी टंकी में भर लेते हैं, उससे पानी की आपूर्ति हो जाएगी। लेकिन दूसरों को लगा कि यह बहुत महंगा पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि इस साल के लिए हैंडपंप और गहरे कर लेते हैं और कुओं को साफ कर लेते हैं। तिजिया ने कहा, इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमें कुछ पक्की व्यवस्था करनी पड़ेगी क्योंकि हर साल पानी का स्तर नीचे ही गिरता जा रहा है। जितना पानी जमीन में रिस के जाता है हम उससे ज़्यादा उपयोग करते हैं। फिर ग्राम सभा के एक दूसरे सदस्य अनवर ने तब सबको बताया कि उसने महाराष्ट्र के एक गांव में पानी संरक्षण के नए तरीके देखे हैं। वह उस गांव में अपने भाई से मिलने गया था। उसको जल संवर्धन विकास कार्यक्रम, जिसको वाटरशेड कहते हैं, उसने सुना था कि सरकार ने इसके लिए पैसा भी दिया था। उसके भाई के गांव में लोगों ने पेड़ लगाए थे, नालों पर चेक डैम यानी छोटे छोटे बांध बनाए थे एवं टंकियां बनाई थी। फिर सबको अनवर का यह विचार अच्छा लगा और सबने ग्राम पंचायत को इसके बारे में पता करने के लिए कहा। तो इस प्रकार से गांव में जो समस्या थी उसका निवारण करने का और वो समस्या पर चर्चा भी कर लिए है। तो इस प्रकार से पंच ने सड़क की मरम्मत पर होने वाले खर्च का ब्यौरा दिया, पानी की कमी पर वो चर्चा की है और फिर तीसरा मुद्दा है गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति पर चर्चा करना है। अभी देखिए, यहाँ ग्राम सभा में चर्चा के लिए जो अगला मुद्दा था वो था गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति लेना। तो जनरली जिनकी आय बहुत ही कम होती है तो उनको बिलो पॉवर्टी लाइन मतलब गरीबी रेखा के नीचे कहा जाता है। तो ऐसे लोगों की एक सूची बनानी थी। जैसे सूची में दर्ज नाम पढ़ने शुरू किए गए तो लोगों के बीच खुसुर फुसुर होने लगी थी। नटवर ने हाल ही में तो एक रंगीन टेलीविज़न खरीदा है और उसके बेटे ने एक नई मोटरसाइकिल भी भेजी है। वह गरीबी रेखा के नीचे कैसे हो सकता है? सूरजमल ने अपने पास बैठे आदमी से धीरे से कहा, क्योंकि जो नटवर है यह बीपीएल कैसे हो सकता है, इस पर उनका प्रश्न है। सरोज ने सुखीबाई से कहा, बिरजू का नाम इस सूची में कैसे आ गया? उसके पास तो इतनी जमीन है, इस सूची में तो सिर्फ गरीब लोग होने चाहिए। ओम प्रकाश एक मजदूर है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है, वह मुश्किल से अपना गुजारा चला पाता है, पर उसका नाम इस सूची में नहीं है। सुखीबाई ने कहा, तुम्हें तो पता ही है कि नटवर और बिरजू अमीरचंद के दोस्त हैं। अब अमीरचंद को कौन कुछ बोल सकता है? अमीरचंद पहले गांव का जमींदार था और अब भी बहुत सारी जमीन का मालिक है, लेकिन हमें ओम प्रकाश का नाम तो सूची में डलवाना ही चाहिए। तब सरपंच ने देखा कि लोगों के बीच में खुसर फुसर हो रही थी। उन्होंने पूछा कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो कहे। सरोज ने सूरजमल को उकसाने की कोशिश की कि वह नटवर और बिरजू के बारे में पूछे, लेकिन सूरजमल चुपचाप बैठा रहा।
अमीरचंद ग्राम सभा में बैठा सब पर निगाहें रखे हुए था। सरोज ने उठकर कहा कि ओम प्रकाश का नाम सूची में होना चाहिए। दूसरे लोगों ने भी माना कि ओम प्रकाश का परिवार बहुत गरीब है। सरपंच ने पूछा कि उसका नाम सूची में क्यों नहीं था। जिस शिक्षक ने गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों का सर्वेक्षण किया था, उसने बताया, मैं ओम प्रकाश के घर कई बार गया, पर हर बार वहाँ ताला लगा हुआ था। वह शायद कहीं काम ढूंढने के लिए गया हुआ था। सरपंच ने कहा कि ओम प्रकाश की पारिवारिक आय देखी जाएगी और अगर वह सरकार द्वारा तय की गई राशि से कम है तो उसका नाम भी सूची में शामिल किया जाएगा। तो इस प्रकार से गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की सूची पर स्वीकृति पर वहां चर्चा हो गई थी। यहाँ हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत की भूमिका क्या होती है। तो ग्राम सभा में इसके पहले की जो चर्चा के मुद्दे थे वो हमने ये देख चुके हैं। अभी हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत की भूमिका क्या होती है इसमें। तो ग्राम पंचायत संपूर्ण गाँव का प्रशासन देखने के लिए एक जिम्मेदार संस्था होती है और पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसके लिए ग्राम सभा भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाएं लोगों के सामने रखती है और ग्राम सभा पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने से भी रोक सकती है, क्योंकि ग्राम सभा के सदस्य ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रश्न पूछते हैं और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देना उनकी जिम्मेदारी होती है और पैसों का दुरुपयोग और कोई गलत काम न हो इसकी निगरानी भी ग्राम पंचायत के या ग्राम सभा के लोग करते हैं। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखने और लोगों के प्रति उन्हें जिम्मेदार व जवाबदेह बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते और इसीलिए हर गांव में ग्राम सभा होना बेहद जरूरी होता है। ग्राम पंचायत की नियमित रूप से बैठक होती है और इस नियमित रूप में बैठक में विभिन्न प्रकार के मुद्दों पर चर्चा की जाती है। उसका मुख्य काम उसके क्षेत्र में आने वाले गांव में विकास कार्यक्रम लागू करवाना होता है। ग्राम सभा ही पंचायत के काम को स्वीकृति देती है, तभी पंचायत अपना काम कर पाती है और इसीलिए ग्राम सभा एक महत्वपूर्ण संस्था होती है। यहाँ हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत की भूमिका कौन कौन से काम करना पड़ता है। तो यहाँ वर्ष में कम से कम 2 ग्राम सभा की खुली बैठक आयोजित करना, सामुदायिक आवश्यकताओं पर आधारित नियोजन और सेवाओं का प्रबंधन गांव स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर करना है, पंचायत घर के बाहर गांव संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करना है, गांव के विकास के लिए कम समय व लंबे समय के लिए लक्ष्य निर्धारित करना है, सहभागी विकास व पारदर्शिता को सुनिश्चित करना है, सभी जन्म मृत्यु व विवाह का पंजीकरण करना है, गांव के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम को लागू करना है, लोगों में विशेष रूप से महिलाओं में उनके सामाजिक, कानूनी तथा संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करना, ये ग्राम पंचायत की भूमिका होती है। अभी गांव में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, जिनकी भी मृत्यु होती है, जिनके भी विवाह होते हैं, उन सभी का पंजीकरण गांव के ग्राम पंचायत में किया जाता है। ग्राम पंचायत के काम हम देख रहे हैं। तो ग्राम पंचायत के कामों में सड़क, नालियाँ, स्कूल, भवन, पानी के स्रोत जो होते हैं, अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण करना और उनका रखरखाव करना, ये काम होते हैं। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी उनके कार्य होते हैं। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाओं को लागू करना, ये ग्राम पंचायत के कार्य होते हैं। जब ग्राम पंचायत इतने सारे काम करती है तो उनकी आमदनी या उनको पैसा कहाँ से मिलता है? तो उनको पैसा जो मिलता है घर एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली जो राशि होती है, इसका इस्तेमाल वो कल्याणकारी योजनाओं के लिए करते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो अनुदान में मिलती है, जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, उसका इस्तेमाल वो करते हैं। समुदाय के काम के लिए मिलने वाले जो दान होते हैं, उसका भी इस्तेमाल ग्राम पंचायत कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए और उसकी अमलबजानी करने के लिए करते हैं। ग्राम पंचायत के आय के स्रोत हम देख रहे हैं यहाँ। तो भू राजस्व की धनराशि के अनुसार 25% से 50% का जो कर होता है, वो पंचायत कर होता है, वो उनको मिलता है। प्रांतीय सरकार मतलब राज्य सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा दिए गए अनुदान होते हैं। मनोरंजन कर, गांव के मेले बाजारों पर जो कर होता है उस पर मिलने वाला कर, पशुओं तथा वाहनों पर लगाया गया कर, मछली तालाब से प्राप्त आय, नालियों सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए कर, कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय, व्यापार तथा रोजगार कर, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर, पशुओं का रजिस्ट्रेशन, दुग्ध उत्पादन कर, इन सभी से ग्राम पंचायत को आमदनी प्राप्त होती ही रहती है।
ग्राम पंचायत की विभिन्न समितियां कौन कौन सी होती है, जैसे कि कुछ राज्यों में ग्राम सभाएं काम करवाने के लिए समितियां बनाती है। तो उदाहरण के हम देखते हैं कि निर्माण समिति होती है, और यह निर्माण समिति गांव में एक सामुदायिक केंद्र का अगर भवन बनवाना है तो यह काम इस निर्माण समिति के निगरानी में ही चलेगा। और इन समितियों में कुछ सदस्य ग्राम सभा के भी होते हैं और कुछ पंचायत के भी होते हैं। ये दोनों मिलकर गाँव के विकास के लिए काम करते हैं। मतलब क्या है, ग्राम सभा के सदस्य और पंचायत के सदस्य, मतलब ग्राम पंचायत के सदस्य, ये दोनों मिलकर गांव के विकास के लिए काम करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं ग्राम पंचायत की जो विभिन्न समितियां होती है और उनके कार्य देखिए। तो जैसे कि समिति का नाम है नियोजन एवं विकास समिति है, और इसका गठन जो होता है सभापति, प्रधान, 6 अन्य सदस्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला एवं पिछड़े वर्ग का एक एक सदस्य यहाँ अनिवार्य होता है। इनका कार्य है ग्राम पंचायत की योजना का निर्माण करना, कृषि, पशुपालन और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का संचालन करना। निर्माण कार्य समिति होती है, जैसे कि सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, 6 अन्य सदस्य, आरक्षण उपयुक्त की भांति ही चलता है, या आरक्षण भी होता है। और इनका कार्य होता है समस्त निर्माण कार्य करना तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करना। तीसरी है शिक्षा समिति, और यहाँ जो लोग होते हैं सभापति, उप प्रधान, 6 अन्य सदस्य होते हैं, आरक्षण इस ऊपर जो पहले इसमें दिए गए हैं इसके अनुसार ही यहाँ भी आरक्षण उनको होता है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च प्राथमिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा तथा साक्षरता आदि संबंधी ये कार्य करते हैं। चौथा है प्रशासनिक समिति है, और यहाँ सभापति, प्रधान और 6 अन्य सदस्य होते हैं, और इनके कार्य होते हैं कमियों खामियों संबंधी जो कार्य होते हैं वो करते हैं। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति होती है, सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित सदस्य, कुछ अन्य और भी सदस्य होते हैं, इनका कार्य होता है चिकित्सा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण संबंधी कार्य और समाज कल्याण योजनाओं का संचालन, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग की उन्नति के और संरक्षण के लिए कार्य करना। छठा है जल प्रबंधन समिति, सभापति, ग्राम पंचायत द्वारा नामित 6 अन्य सदस्य होते हैं, और इनके जो कार्य होते हैं राजकीय नलकूपों का संचालन और पेयजल संबंधी कार्य करना, ये उनके कार्य होते हैं। तो ग्राम पंचायत में इस प्रकार के विभिन्न प्रकार की समितियां होती है। ग्राम पंचायत की जो समितियां होती है इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि नियोजन एवं विकास समिति है, निर्माण कार्य समिति है, शिक्षा समिति है, प्रशासनिक समिति है, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति है, जल प्रबंधन समिति है। तो इन समितियों के माध्यम से गांव के विकास के लिए नई नई योजनाओं का संचालन किया जाता है, उस पर निगरानी रखी जाती है और अमलबजावनी की जाती है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हरदास गांव की ग्राम सभा में समस्या सुलझाना। तो यहाँ हमने देखे थे कि हरदास गांव में कुछ समस्या थी जिसका ग्राम सभा में जिक्र किया गया था। तो ग्राम पंचायत की बाद में दूसरी बैठक हो गई है, और यहाँ पानी की समस्या को सुलझाने के लिए जो विकल्प दिए गए थे उसमें से हम देख रहे हैं कि और इस बैठक में सरपंच, पंच और सचिव उपस्थित थे। पंचायत के सदस्यों ने एक कुआं साफ करने और 2 हैंडपंपों के गहरा करने के विकल्प पर सोच विचार किया है। सरपंच ने हैंडपंप के देखरेख के लिए रखा गया जो पैसा था इस काम में लगाने का भी उन्होंने सुझाव दिया था, और यह निर्णय सभी सदस्यों को पसंद आया और आम सहमति के साथ उसको स्वीकृत किया गया। सचिव ने उनके निर्णय को रजिस्टर में दर्ज किया, क्योंकि सचिव का यह कार्य होता है कि जब भी कभी आम सभा, ग्राम सभा होती है उस सभा में लिए गए मुद्दों को रिकॉर्ड करना और रजिस्टर में दर्ज करना उनका यह कार्य होता है। पंचायत के 3 स्तर होते हैं, हमने इसके पहले भी देख चुके हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ये महत्वपूर्ण होता है, लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत होती है जो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर होता है, और ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही उसको चुनते हैं और इसीलिए ग्राम पंचायत के सदस्यों को उनके पूछे गए प्रश्नों को जवाब देना पड़ता है। ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर होता है विकास खंड, जिसको हम तालुका स्तर भी कहते हैं, पंचायत समिति भी कहते हैं। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम भी होते हैं। तो एक पंचायत समिति में कई ग्राम पंचायतें होती है, और पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद होती है। यह तीसरा स्तर होता है। तो ये ग्राम पंचायत पहला स्तर, विकासखंड दूसरा स्तर और जिला परिषद तीसरा स्तर। तो जिला परिषद एक जिले के स्तर पर विकास की योजना बनाती है, और पंचायत समिति की मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था भी करते हैं। आइए देखते हैं कि इसी स्तर को हम डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं।
तो यहाँ देख रहे हैं कि जो स्तर है ग्राम स्तर है, जिसमें ग्राम पंचायत होती है, उसका मुख्य पदाधिकारी होता है प्रधान, या उसको सरपंच भी कहते हैं हम। और संघीय सहयोगी होते हैं जो वीडीसी होते हैं। और खंड पर होते हैं जो खंड स्तर मतलब जिसको हम तालुका स्तर या पंचायत समिति भी बोलते हैं, उसको क्षेत्र पंचायत है। और उसके जो प्रमुख होते हैं, प्रमुख है उसको सभापति भी हम कहते हैं। और इसका जो संघीय सहयोगी है और ये है पंचायत समिति सदस्य होते हैं। जिला स्तर जो होते हैं, जिला पंचायत होती है या जिसको जिला परिषद भी हम कहते हैं, उसके प्रमुख को अध्यक्ष कहते हैं। और उनको जो सहयोगी होते हैं जिला पंचायत सदस्य होते हैं। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायत, तालुका, पंचायत समिति, जिला परिषद, इस प्रकार से त्रिस्तरीय पंचायती राज की संरचना भारत में है। यहाँ भी हम समझ सकते हैं कि लोकल जो गवर्नमेंट होते हैं जिसमें हम पंचायती राज कहते हैं, और शहरी में हम म्यूनसिपैलिटीज़ इन हम अर्बन सोसाइटी कहते हैं। तो यहाँ पंचायती राज में जिला परिषद, ब्लॉक समिति मतलब पंचायत समिति और ग्राम पंचायत होते हैं। म्यूनसिपैलिटीज में हम पढ़ रहे हैं कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, म्यूनसिपल काउंसिल होते हैं और नगर पंचायत होते हैं। नगर पंचायत ये छोटे होते हैं, मतलब गांव से बड़ा होता है उसको नगर पंचायत, वहाँ नगर पंचायत होती है। और नगर से बड़ा होता है वो शहर होता है, उसमें म्यूनसिपल काउंसिल होती है। और उससे भी जनसंख्या ज़्यादा वाले इलाके में मतलब बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं। तो इस प्रकार से लोकल गवर्नमेंट जो रूरल और अर्बन में हमने बांट लिया है। तो पंचायत के 3 स्तर जो होते हैं वो संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य ने पंचायत से जुड़े हुए कानून बनाए हैं। और इसीलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। इसके पीछे मुख्य विचार यही है कि अपने गांव की व्यवस्था में लोगों की भागीदारी बढ़े और उन्हें अपनी आवाज़ उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले, यही उसका मकसद है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने पंचायती राज का यह पहला स्तर है जिसको हम ग्राम पंचायत कहते हैं, इस ग्राम पंचायत अध्याय को हमने समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया है।